मेरा नाम टीना है और मेरी उम्र 22 साल है। मैं मध्य प्रदेश के ग्वालियर ज़िले की रहने वाली हूँ और यहाँ मैं अपनी माँ और एक बड़े भाई के साथ रहती हूँ। मेरे भाई का नाम राहुल था। मेरी माँ को मेरे बड़े भाई पर बहुत गर्व था, जैसा कि हर माँ को अपने बेटे पर होता है। लेकिन मेरी माँ तो मेरे भाई की कुछ ज़्यादा ही झूठी तारीफ़ें करती थी। इतनी तारीफ़ कि असल ज़िंदगी में वो इतना अच्छा इंसान भी नहीं था। जब मेरे भाई को गुस्सा आता तो मेरी माँ के साथ भी वो तेज़ आवाज़ में चीख कर बात करता था और इसने मुझे आगे पढ़ाई के लिए भी मना कर दिया था। मगर मेरी माँ ने उससे बहुत जिद की और उससे कहा कि अगर लड़की 12th के बाद ही घर पर बैठ जाएगी तो मोहल्ले वाले बहुत हंसेंगे और बहुत बातें बनाएंगे, क्योंकि इसके साथ की अभी सारी लड़कियां आगे पढ़ाई कर रही थी। पूरे मोहल्ले में मेरे भाई की सब लोग इज्जत ही नहीं करते थे, बल्कि सबको इसका बड़ा डर था। लोग इससे बहुत डरते थे। एक बार की बात है, मोहल्ले की एक लड़की के पीछे कुछ आवारा लड़के पड़ गए थे, तो मेरे भाई ने उन्हें मार मार कर उनकी बुरी हालत कर दी थी। इसीलिए पूरे मोहल्ले में सब मेरे भाई को जानते थे और इसको बहुत अच्छा इज्जत वाला आदमी समझते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही इसकी कमाई बढ़ती गई तो मेरा भाई कुछ आवारा सा हो गया। उसने गंदी गंदी आदतें लगा ली। अब तो मेरा भाई सिगरेट भी पीने लगा था। वो रोज़ देर रात से घर आता और जब घर वापस आता तो उसने शराब पी रखी होती थी और क्या क्या उल्टे सीधे काम करता था। हमें तो कुछ भी पता नहीं होता था, लेकिन मेरी माँ की वही पुरानी सोच थी कि लड़के की शादी कर दी जाए तो वो सुधर जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, जिम्मेदारी बढ़ जाएगी और पत्नी घर में आ जाएगी तो फिर वो बाहर भी नहीं जाया करेगा और वो इसको बाहर जाने से रोक लिया करेगी। ये शराब पीना भी छोड़ देगा। लेकिन ये बहुत ही बुरी सोच थी कि जिस लड़की को आप शादी करके अपने घर ला रहे हो वो कोई डॉक्टर तो नहीं है जो आकर आपके बेटे को ठीक करेगी, और ना ही शादी कोई इलाज का तरीका है। शादी तो एक जिम्मेदारी है जो किसी ऐसे इंसान पर पड़नी चाहिए जो इसको अच्छे से समझ सके। फिलहाल कुछ दिन बाद मेरे भाई की शादी हो गई और भाभी जी हमारे घर पर आ गई। भाभी जी घर आने के बाद मेरे भाई में कुछ कुछ बदलाव तो नज़र आते थे, लेकिन मेरे भाई की शादी के बाद एक अजीब सा वाक़या होने लगा जिसे देखकर मैं बहुत हैरान और परेशान थी। मेरी नई भाभी भी हमसे ज़्यादा बात नहीं करती थी। वो बहुत ही कम बोलने वाली थी। माँ ने कहा कि अच्छी बात है, ज़्यादा बोलने वाली लड़कियाँ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हैं। भाभी ना सिर्फ चुप रहती बल्कि हर समय डरी सहमी भी रहती थी। मैंने अपनी माँ से कहा था कि कहीं भाई भाभी के साथ लड़ाई तो नहीं करता है, तो माँ ने मुझसे कहा, ये बड़ा जवान और खूबसूरत है, तेरी भाभी को तो खुश होना चाहिए कि उसे इतना जवान और अच्छा पति मिल गया है। ये तो इतना अच्छा है कि पूरे मोहल्ले में मेरे बेटे जैसा अच्छा कोई भी नहीं है। माँ तो हर समय बस भाई की तारीफ़ करना शुरू कर देती थी। उन्हें तो बस भाई की तारीफ़ करने के लिए कोई ना कोई बहाना चाहिए था। मगर मेरे भाई के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर थी। एक दिन मैं ये देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हुई कि मेरी भाभी मेरे भाई के कमरे के बाहर इस तरह खड़ी थी कि जैसे स्कूल में किसी छोटे बच्चे को रूम के बाहर खड़ा कर दिया जाता है और उससे कहा जाता है कि यही तुम्हारी सज़ा है, अब तुम्हें इस कक्षा के बाहर ही खड़ा रहना पड़ेगा। जबकि रात का वक्त था। इस समय तो भाभी को भाई के साथ कमरे में होना चाहिए था। भाभी का सर भी झुका हुआ था। जब मैं भाभी के करीब गई तो उन्होंने मुझे देखकर अपने आंसू चुपके से साफ किए थे और मैंने देखा कि आज तो मेरी भाभी ने नया सूट पहना हुआ था। वो नहा धोकर आई थी। वो आज तो बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। मैंने भाभी से कहा, आज तो आप बहुत प्यारी लग रही हैं। मेरी भाभी का रंग गोरा था। उनके लंबे घने खूबसूरत बड़े बड़े बाल थे और मेरी भाभी का नाम बबली था। मैंने भाभी से पूछा कि आप रो क्यों रही हो और इस तरह कमरे के बाहर क्यों खड़ी हैं। भाभी ने मुझसे कहा कि मैं रो नहीं रही, मेरी आंख में कुछ चला गया है, इसकी वजह से मेरी आंखों से आंसू आ गए हैं। मुझे पूरा विश्वास था कि भाभी रो रही थी। मैंने भाभी से पूछा कि इतनी रात को आप इस समय कमरे से बाहर क्यों खड़ी हैं, जबकि भाई तो अंदर हैं, आपको भी अंदर होना चाहिए। भाभी ने मुझसे कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही खड़ी हूँ। मुझे लगा कि भाभी मुझे बताना नहीं चाह रही हैं, इसीलिए मैं वहाँ से चली गई और किचन में जाकर खाना बनाने लगी। किचन से भाई का कमरा साफ दिखता था और मैंने देखा कि भाभी अभी तक वहीं खड़ी थी। मैंने जब तक सब्जी बनाई, फिर उसके बाद रोटी और खाने में कुछ मीठा भी बनाया और इतनी देर तक भाभी वहीं खड़ी थी। मेरी तरफ भाभी की पीठ थी। भाभी रो भी रही थी। मैं सोचने लगी
कि भाभी इस तरह यहाँ बाहर खड़ी होकर क्यों रो रही हैं, क्योंकि मेरा भाई तो उस समय कमरे के अंदर था। भाई के कमरे का दरवाज़ा भी खुला हुआ था, बस कमरे के दरवाजे पर पर्दा लगाया हुआ था। मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि भाभी तो आज नहाई हुई इतनी खूबसूरत लग रही हैं। भाई को तो भाभी को कमरे के बाहर जाने ही नहीं देना चाहिए था। मैं खाना खाकर अपने कमरे में चली गई। मैं सुबह को जब अपने कमरे से बाहर आई तो भाभी बाहर नहीं थी। वो पता नहीं बाहर खड़ी होकर पूरी रात क्या कर रही थी। मैंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। ऐसे ही करते करते 2 दिन निकल गए। एक दिन भाभी हमारे साथ ही बैठी थी, तभी भाई का फ़ोन आया और उनसे कहा कि मैं आज रात का खाना घर पर नहीं खाऊंगा, वरना मेरे भाई का हुक्म था कि भाभी दिन और रात का खाना रोज़ मेरे भाई के साथ ही खाया करेंगी। तो भाभी को बहुत तेज़ भूख लग रही थी। मैंने भाभी से कहा कि कोई बात नहीं, आज आप हमारे साथ बैठकर खाना खा लेना। लेकिन जैसे ही भाभी हमारे साथ खाना खाने के लिए बैठी, मेरी माँ ने कहा कि इतनी गंदी बदबू कहाँ से आ रही है? तुम्हारे कमरे में कोई चूहा तो नहीं मरा? मैंने तो अभी सब जगह पर पोछा लगाया है, फिर पता नहीं ये बदबू कहाँ से आ रही है। मेरी भाभी अपना सर नीचे झुका कर बैठी और जल्दी जल्दी खाना खाकर वहाँ से चली गई। खाना खत्म करके वहाँ से उठकर अपने कमरे में गई और उनके जाते ही बदबू भी खत्म हो गई। मेरी माँ ने कहा, लगता है बदबू इसी के पास से आ रही है, पर ये तो ऐसी नहीं है, फिर ये ऐसी गंदी होकर क्यों घूम रही है? मैं समझाती हूँ इसको। और मैंने माँ से कहा कि ऐसे किसी से पूछना अच्छी बात नहीं है, भाभी बुरा मान जाएंगी और हो सकता है शायद उनको नहाना पसंद ना हो। माँ ने कहा, ये क्यों पसंद नहीं है? ये कौन सा दिसंबर का महीना है, जून का महीना है। गर्मी में तो सबको रोज़ाना नहाना ही चाहिए। और जिन लड़कियों की शादी हुई है उन लड़कियों को वैसे भी अपने आप को ज़्यादा साफ सुथरा और अच्छा बनाकर रखना चाहिए। मर्दों को ऐसी बातें बहुत पसंद होती हैं। तो भी मेरी बात ध्यान में रखना, जब तेरी शादी हो तो रोज़ नहाकर साफ़ सुथरी रहना। मर्दों को साफ़ सुथरी रहने वाली औरतें अच्छी लगती हैं और यही बात तेरी भाभी को समझाना बहुत ज़रूरी है। और मैं इससे बात करके आती हूँ। मेरी माँ इतना कहकर वहाँ से चली गई, पर ईश्वर जाने की माँ ने भाभी के कमरे में जाकर उनसे क्या कहा और यही बात भाभी को कितनी अच्छी और बुरी लगी। लेकिन मैंने देखा कि भाभी अगले दिन भी नहीं नहाई थी। भाभी को नहाए हुए आज पूरे 5 दिन हो गए थे और सुबह सुबह मैंने देखा कि भाभी ने हाथ में सोने की नई नई चूड़ियाँ पहन रखी हैं। भाभी का सारा सामान मैंने और माँ ने ही मिलकर खरीदा था और शादी के बाद से भाभी कहीं बाहर भी नहीं गई थी। इसीलिए मैं भाभी के करीब गई और मैंने भाभी से पूछा कि ये चूड़ियाँ कहाँ से आईं? तो भाभी ने मुझसे कहा कि सुबह सुबह तुम्हारे भाई ने दी हैं। पर भाभी ज़्यादा खुश नज़र नहीं आ रही थी। मैंने भाभी से कहा, वाह, मुझे लगता है आज भाई बहुत ज़्यादा खुश हैं। अच्छी बात है, आपस में उपहार देने से प्यार बढ़ता है। भाभी ने हल्की आवाज़ में मुझसे कहा कि हाँ, अभी तो मूड अच्छा है, लेकिन रात तक कुछ पता नहीं कि कब मूड ख़राब हो जाए। लेकिन मैंने पूछा कि क्यों मूड ख़राब हो जाएगा? क्या आपने भाई की कोई बात नहीं मानी? तो भाभी ने कहा, कुछ नहीं। भाभी मुझे बहुत ज़्यादा परेशान लग रही थी, जैसे इंसान गुनाह करने से पहले परेशान होता है या कोई ऐसा काम करने लगता है जिसको करने से पहले इंसान सोचता है कि मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं, कि उसे पता हो कि मैं ये काम गलत ही करूँगा। मेरी भाभी बहुत डरी सी लग रही थी और इसके थोड़ी देर बाद ही वो नहाने के लिए चली गई। क्या भाभी नहाने की बात कर रही थी? मैंने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है और ये ऐसी कोई बात नहीं है जिसको करने के बाद कोई भी दूसरा इंसान हम पर गुस्सा करे। उस समय भाभी के अंदर से बहुत गंदी बदबू आ रही थी, क्योंकि गर्मी का समय था। मेरी भाभी नहा कर आई तो वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी और मैंने देखा उन्होंने आज दिन में बहुत अच्छा सूट पहन रखा था। पर मैंने भाभी से नहीं कहा कि नहा कर आप बहुत अच्छी लगती हो, मगर मैं उनकी प्रशंसा ज़रूर करती थी, इसीलिए वो समझ जाएं कि अगर वो नहा धोकर साफ़ सुथरी रहेंगी तो सब उनकी प्रशंसा करेंगे और उनसे खुश रहेंगे। लेकिन मैंने देखा कि मेरी भाभी का भैया उपहास करते हैं। भाभी जब नहा धोकर तैयार रहती हैं तो भैया उन्हें अपने कमरे से बाहर खड़ा रखते हैं। इस बार मैंने भाभी के पास जाकर देखा तो वो बहस कर रही थी, ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? भाभी ने और भी ज़्यादा रोना शुरू कर दिया। मैंने भाभी का हाथ पकड़ा और उन्हें खींचकर एक तरफ ले गई और उनसे पूछा कि आज मुझे सारी बात साफ साफ बताएं कि ये क्यों हो रहा है और आप क्यों कमरे के बाहर खड़ी होकर रोती हैं। तो कहने लगी कि तुम्हें पता है कि तुम्हारा भाई शराब पीता है। तब मैंने भाभी से कहा कि हाँ, मुझे पता है, पर माँ कहती थी कि भाई की शादी हो जाएगी और उसके ऊपर जिम्मेदारी आएगी तो ऐसा गंदा काम वो खुद ही छोड़ देगा। भाभी ने कहा कि क्यों छोड़ देगा? नहीं छोड़ा उसने सब कुछ भी, वो आज भी रोज़ शराब पीता है।
तब मैंने भाभी से कहा कि ये सब तो ठीक है, मगर इस बात का भाई के शराब पीने से क्या मतलब है? आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? भाई ने आपको बाहर क्यों निकाला है? तो भाभी मुझसे कहने लगी, मुझे नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानती, तुम मुझे छोड़ दो और मुझे वहीं पर खड़ा रहने दो। मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। फिर कुछ दिनों बाद भाभी ने नहाना छोड़ दिया और उसके जिस्म से फिर से बदबू भी आने लगी। गर्मी का मौसम था, कोई भी इंसान अगर 4-5 दिन ना नहाएगा तो उसका यही हाल होगा। मेरी भाभी जब भी माँ के पास आकर बैठ जाती तो मेरी माँ अपनी नाक को अपने हाथ से ढक लेती या फिर दुपट्टा नाक पर रख लेती थी। मैंने अपनी मम्मी से इशारा करके कहा था कि वो ऐसा ना किया करे, भाभी को बुरा लगता होगा। तो मेरी माँ मुझसे कहती कि आखिर इसको नहाने में परेशानी क्या है, क्यों नहीं नहाती? इसकी माँ ने इसको यही सब सिखा कर भेजा है। माँ की इस बात को सुनकर भाभी बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी और शर्मिंदगी भी उनके चेहरे पर दिखाई देती थी। लेकिन मैंने देखा भाभी जब जब नहाती थी तो भाई उसको कमरे के दरवाजे के बाहर खड़ा कर देता था। जिस दिन भाभी नहीं नहाती थी तो भाई भाभी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखता था। वो भाभी के लिए उपहार भी लेकर आता और रात को इसके खाने के लिए आइसक्रीम भी लाकर देता था। भाई भाभी के इतने नखरे उठाता था और उनको इतना प्यार भी करता था। फिर जिस दिन भाभी नहा कर नया सूट पहनकर तैयार रहती थी तो ना जाने क्यों मेरा भाई भाभी को कमरे से बाहर ही खड़ा रखता था। इन सब का क्या मतलब था? माँ तो कहती थी कि मर्दों को साफ सुथरी औरतें पसंद होती हैं, ना कि जिनके जिस्म से बदबू आ रही हो। मेरी भाभी तो इतनी सुंदर थी, उनका रंग भी गोरा था और भाभी पर हर रंग का सूट बहुत अच्छा लगता था। लेकिन पता नहीं ये क्या चक्कर था। जिस दिन भाभी बहुत ज़्यादा साफ सुथरी और अच्छी लगती थी, भाई उनसे झगड़ा करके उन्हें कमरे से बाहर निकाल देता था। और जिस दिन उनके जिस्म से बदबू आ रही होती थी तो भाई उनके खूब नखरे उठाता था और उन्हें खूब प्यार करता था और इनके लिए बहुत से उपहार भी लेकर आता था। अब मुझे कुछ शक हो गया था और मुझे पता लगाना था कि इस घर में आखिर हो क्या रहा है। मेरे भाई के कौन से गंदे शौक थे। एक दिन जब मैं भाभी से पूछ रही थी तो भाभी बोल रही थी कि तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। तभी कुछ दिनों के बाद मुझे मौका भी मिल गया। सब कुछ मेरे ही हिसाब से हो रहा था। मेरी भाभी सुबह सुबह अचानक अपने मायके चली गई। भाभी को उनकी मम्मी की कॉल आई थी और उन्हें पता चला था कि उनकी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मेरी माँ भी घर पर नहीं थी, वो मेरी मौसी के घर गई हुई थी। तभी भाभी का मेरे पास फ़ोन आया और उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारा भाई मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है। जब वो घर आए तो उसको बता देना कि मैं अपने मायके गई हूँ और मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब है, नहीं तो तुम्हारा भाई मुझे बहुत डांटेगा। मैंने भाभी से कहा कि क्यों डांटेंगे, क्या मायके जाना कोई बुरी बात है? क्या आप मायके नहीं जा सकती? तब भाभी ने कहा कि जा सकती हूँ, मगर बिना बताए जाना तो गलत बात है। मैंने भाभी से कहा कि कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं बता दूँगी, आप आराम से जाएं। और इसी जल्दी जल्दी में भाभी अपना कमरा लॉक करना भी भूल गई। भाभी के घर से निकलते ही एक प्लान मेरे दिमाग में आया और मैंने सोच लिया था कि मुझे क्या करना है। मेरा भाई घर आया तो सीधा अपने कमरे में चला गया। कमरे के बाहर पर्दा तो गिरा हुआ ही था, क्योंकि नई नई शादी हुई थी तो मम्मी ने भाभी से कहा था कि घर में जवान बहन है, इसीलिए दरवाज़ा खुला भी तो पर्दा गिरा लिया करो। गर्मी का समय था, दरवाज़ा बंद नहीं कर सकते थे, इसीलिए भाभी भाई के कमरे के आगे पर्दा गिरा कर ही रखते थे। भाई कमरे में चला गया और आवाज़ देने लगा कि मेरे लिए पानी लेकर आओ। मैं जल्दी जल्दी नहाकर भाभी के कपड़े पहनकर पर्दे के आगे खड़ी हो गई और इस तरीके से खड़ी हुई कि भाई को सिर्फ मेरे पैर ही दिखे। मैंने भी कोई गलती नहीं किया था, मैंने चप्पल भी भाभी के ही पहने थे और मेरा रंग भी भाभी की तरह ही गोरा था। अभी मैं कमरे के बाहर ही खड़ी थी। भाई ने जैसे ही देखा कि मैं कमरे के बाहर खड़ी हूँ तो मेरा भाई अजीब गरीब तरह की बातें करने लगा। मुझे पहले भाई की बातें समझ में नहीं आई, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही मुझे भाई की बातें समझ आने लगी, मेरे पैरों के तले से ज़मीन निकल गई। भाई ने कहा, आज तो फिर से नहाई है, बड़ी साफ सुथरी बनी फिरती है। अगर तू नहीं नहाएगी तो क्या हो जाएगा? तेरी खूबसूरती खत्म हो जाएगी, तेरा रंग भी काला हो जाएगा, तेरे हाथ पैर भी काले पड़ जाएंगे। तू तो बड़ी पूजा पाठ करने वाली औरत है ना, तू तो बड़ी अच्छी औरत है, तेरे से ज़्यादा अच्छी औरत इस दुनिया में है ही नहीं, इसीलिए तू रोज़ रोज़ नहाती है। मेरे भाई ने ऐसा कहा और कोई चीज़ उठाकर मेरे पैरों पर दे मारी। अब क्या भूत बनकर खड़ी है? आज मैं तुझे तेरी औकात दिलाता हूँ। लातों के भूत
बातों से नहीं मानते, इसीलिए मेरे आने से पहले ही यहाँ नहा कर खड़ी हो गई है। तूने मेरे मना करने पर भी नहाने की गलती कैसे की? आज मैं तुझे अच्छी तरह से समझा कर ही रहूँगा। रोज़ बातें सुनने की तो तुझे आदत सी हो गई है। आज मैं तुझे अपने हाथ चला कर भी दिखाता हूँ। जब मैंने तुझसे कहा है कि मुझे नहाई हुई औरतें बिल्कुल पसंद नहीं है, तो फिर तू क्यों नहाती है? मेरा भाई बहुत तेज और बुरी तरह से चीख रहा था। आज मुझे पता चल गया था कि मेरी भाभी इनसे इतना डरी हुई क्यों रहती हैं। आज मुझे समझ आ गया कि मेरी भाभी रोज रोज क्यों नहीं नहाती थी, क्योंकि मेरा भाई उनको नहाने से सख्त मना करता था और नहाने के लिए उनसे झगड़ा करता था। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा था कि मेरी भाभी के नहाने से मेरे भाई को क्या परेशानी है। मेरे भाई ने और ज्यादा बातें सुनाना शुरू कर दी। एक काम करने से तुझे मना किया है, लेकिन फिर भी तू उस काम को करती है, मुझसे जिद लगाती है। तू क्या चाहती है कि मैं तुझ पर गुस्सा करूं, तुझे मारूं पीटूं? थोड़ी देर बाद मेरा भाई गंदी गंदी गालियां बकने पर आ गया। अब मैं और ज़्यादा सब्र नहीं कर सकती थी। मैंने पर्दा हटाया और भाई के कमरे के अंदर चली गई। मेरा भाई मुझे देखकर बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान रह गया और मैं भाई को देखकर, क्योंकि मेरा भाई कोई अजीब सी चीज़ खा रहा था जिससे बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी। मेरे भाई ने मुझे अपने कमरे में देखकर कहा कि तू यहाँ अपनी भाभी के कपड़े पहनकर क्या कर रही है? तुम्हारी भाभी कहाँ है? मैंने कहा कि भाभी अपनी माँ के घर गई है। मैंने भाई से कहा कि आप ये क्या गंदी सी चीज़ खा रहे हैं? ये खाना तो सही नहीं है, इसको आपको नहीं खाना चाहिए। मेरी बात सुनकर मेरा भाई बहुत ज़्यादा हैरान रह गया और उसने अपना सर नीचे झुका लिया। उसने मुझसे पूछा, क्या तुमने मेरी सारी बातें सुन ली है? मैंने कहा हाँ, सारी की सारी बातें सुन ली। आखिर क्या बात है? अब आप मुझे बताएंगे, आप भाभी के साथ इस तरह का व्यवहार क्यों करते हैं? इतनी अच्छी पत्नी मिली है आपको और आप उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। क्या हो जाएगा अगर भाभी नहा लेंगी और आप यहाँ बैठकर यह गंदी सी चीज़ क्यों खा रहे हैं, जबकि घर में इतना अच्छा खाना पका हुआ है? भाभी अपनी माँ के घर गई हुई है, अपनी मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है। भाभी ने मुझे कहा था कि जब आप घर वापस आएं तो मैं आपको बता दूं, लेकिन मैं भाभी के साथ होने वाली हरकतों से काफ़ी परेशान थी। मुझे देखना था कि आप भाभी के नहाने पर इतना गुस्सा क्यों करते हैं। फिर भाई ने मुझे सारी की सारी बात बताई और वो सारी बात सुनकर मैं दंग रह गई। भाई ने कहा कि पहले हमारे घर में बहुत गरीबी थी। उस वक्त मैं 5 साल की थी। तुम्हें याद भी नहीं होगा कि हमारे घर में इतनी गरीबी थी कि खाने के लिए भी 1 रुपया नहीं होता था, तो मैं कहीं से भी 1-1 रुपया जोड़कर खाना लेकर आता था। वही खाना हम तीनों लोग मिलकर खाते थे। इसके बाद मैंने बड़ी कोशिश की, लेकिन मुझे कहीं भी काम नहीं मिला। मैं शक्ल सूरत का तो बहुत अच्छा था, लेकिन मुझ में कोई हुनर नहीं था। मैंने पढ़ाई भी ज़्यादा नहीं की थी। मुझे कुछ समझ नहीं आता था मैं क्या करूं। पापा भी हमारे साथ इस दुनिया में नहीं थे, इसीलिए मैं इस गरीबी से बहुत तंग आ चुका था। फिर एक दिन मैं एक तांत्रिक बाबा के पास गया और उसने मुझसे कहा कि तू ये एक टोटका कर ले, इसके बाद तेरे पास दौलत की कभी कमी नहीं होगी। लेकिन इस टोटके को करने के लिए तुझे नहाना नहीं है, तुझे गंदी चीज़ें खानी है और गंदे काम करने हैं, पूजा पाठ भी नहीं करना है। और अगर कल को तेरी शादी होती है तो फिर अपनी पत्नी को भी यही कहना कि वो नहाए नहीं और गंदी चीज़ों में ही रहे, तो इस तरह तुम्हारे पास दौलत बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इसके लिए उसने मुझे कोई मंत्र भी बताया था। और जब मैं ये सब करने लगा, गंदगी में रहने लगा और गंदी चीज़ें खाने लगा, तो हमारे पास से गरीबी दूर होती गई और हमारे पास बहुत दौलत आने लगी। और ये घर उसी दौलत से बना हुआ है। आज कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं खरीद नहीं सकता हूँ। तुम खुद ही बताओ कि आज तक मैंने तुम्हें किसी चीज़ के लिए मना किया है या कहा हो कि मैं तुम्हें नहीं ला कर दे सकता? इसीलिए मैं शादी नहीं करना चाहता था, क्योंकि मैं सोचता था कि शादी के बाद पता नहीं कैसी पत्नी मिले, वो मेरी बात माने या फिर ना माने। बस इसीलिए मैं तुम्हारी भाभी को कहता हूँ कि वो गंदगी में ही रहे। वो बस 3 से 4 दिन ही गंदगी में रहती है, फिर पता नहीं उसे क्या हो जाता है। वो कहती है कि मैं गंदगी में नहीं रह सकती, मुझे पूजा करनी होती है, इसीलिए वो नहा लेती थी। इसी बात पर मेरी उससे लड़ाई झगड़ा होता था, क्योंकि हम अगर इसी तरह साफ सफाई रखने लगे तो मेरे पास जो पैसा है वो आना बंद हो जाएगा। उनकी ये बात सुनकर मैं अपना सर पकड़ लिया और मैंने अपने भाई से कहा कि भाई, आप भी किस तरह की बातों के चक्कर में आ गए हैं? आप मेहनत करते हैं, इसीलिए आपके पास इतना पैसा है। ईश्वर ने हम सबको ही खाना देने का वादा किया है और जो मेहनत करता है उसको इसका फल ज़रूर मिलता है। सफाई तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप ये बहुत गलत कर रहे हो और इसकी एक दिन आपको सज़ा मिलेगी। आपके पास जो भी है वो सब आपसे छिन जाएगा। आप ये सब करना छोड़
छोड़ दे और ये गंदी चीज़ें खाना भी छोड़ दे। मैंने वो सब गंदी चीज़ें उठाकर कूड़े में फेंक दी। मैंने भाई को बहुत समझाया। तब भाई ने कहा कि अगर मैंने ये सब करना छोड़ दिया और हमारे घर में फिर से गरीबी आ गई तो तुम्हारा और तुम्हारी भाभी का क्या होगा? वैसे भी अब वो माँ बनने वाली है। सुबह ही उसने मुझसे ये बात बताई। मैंने कहा कुछ नहीं होगा, ईश्वर हमारे साथ है। भाई ने कहा कि अभी तुम्हारी पढ़ाई के खर्चे हैं और मुझे तुम्हारी शादी भी करनी है। मैंने कहा कि विश्वास करें और ईश्वर से माफ़ी मांग ले। मैंने भाई को अपनी कसम दे दी। मैं उनकी छोटी बहन थी और वो मुझे बहुत लाड प्यार करते थे, इसीलिए उन्होंने मेरी बात का मान रखा और नहाकर साफ सुथरे हो गए और पूजा पाठ करने लगे। जब भाभी वापस घर आई और उन्होंने भाई को पूजा पाठ करते हुए देखा तो वो हैरान रह गई। मेरी भाभी ने मेरी तरफ देखा और मैंने इशारे से कहा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे भाई ने सारे गंदे काम छोड़ दिए और बहुत अच्छा इंसान बन गया। अब मेरी भाभी भी बहुत खुश रहने लगी थी। हमारे घर का माहौल भी बहुत अच्छा हो गया था। फिर एक दिन हमें ये खुशखबरी मिली कि जिसके साथ मेरे भाई पार्टनरशिप में काम करते थे उसको बाहर दूसरे देश में नौकरी मिल गई और वो सारा काम मेरे भाई के पास छोड़कर दूसरे देश नौकरी करने के लिए जा रहा है। अब इस कारोबार का इकलौता वारिस मेरा भाई ही था, क्योंकि वो एक बहुत अमीर आदमी था और थोड़े से प्रॉफिट का उसको क्या करना था। सारे गंदे काम छोड़कर भी मेरे भाई को मुनाफा ही हुआ था और इस बात पर मेरे भाई ने कहा कि ठीक बात है कि रोटी देने वाला ईश्वर ही है। भाई ने दिल से माफ़ी मांग ली और अब मेरा भाई हमेशा साफ सुथरा ही रहता है। हम भी इस बात से बहुत खुश थे कि अब हमारा भाई सही रास्ते पर चल रहा है। भाभी एक बेटे की माँ बन चुकी थी और हम सब अपने घर में साथ साथ बहुत खुश रहते थे। लेकिन मैं आज भी इस बात को सोचती हूँ कि मेरे भाई को जिसने इस काम पर लगाया था वो एक बहुत ही बुरा इंसान था, क्योंकि ये बात सच है कि इस तरह के टोटके होते हैं और इन टोटकों को पूरा करने के लिए इंसान को गंदगी में ही रहना होता है, गंदी चीज़ें खानी होती हैं, पूजा पाठ भी छोड़ना होता है। लोग इस तरह के टोटके तो करते हैं लेकिन इस टोटके का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि रोटी देने वाला तो ईश्वर ही है। इन गंदे कामों में पड़कर अपनी अच्छाइयों को बर्बाद नहीं करना चाहिए। मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि किसी भी तांत्रिक के चक्कर में पड़कर आप ऐसा कोई गलत काम ना करें, क्योंकि अगर हम सच्चे दिल से मेहनत करते हैं तो हमें उस मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ हमारी कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद दोस्तों। Subscribe now and press the bell icon.